देखो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? कहता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच it opposes any change in the strength of current in a coil by inducing EMF itself। है कि नहीं? इसका मतलब ये कह रहा है फोकस नहीं ले रहा है यानी इसका मतलब ये कह रहा है it is the property of a coil by the virtue of which it opposes any change in the strength of current in a coil by inducing EMF itself। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी कॉइल हो उस कॉइल में अगर करंट में चेंज होना शुरू होगा, कोई कॉइल है और इस कॉइल में अगर करंट हमारा इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, अगर एसी करंट इसमें डालोगे तो कॉइल में करंट हमारा चेंज होगा, या फिर इसी कॉइल में हम लोग एक सेल लगाते हैं सेल, और जब तुम सेल में स्विच ऑन करोगे, जैसे तुम स्विच ऑन करोगे, मान लो कि यह सेल 10 एम्पीयर का करंट देता है। यह सेल कितना एम्पीयर का करंट देता है? 10 एम्पीयर। तो 10 एम्पीयर का करंट अगर ये सेल देता है, इसका मतलब रैंडमली 10 एम्पीयर नहीं देगा। इसका मतलब जैसे ही तुम स्विच को ऑन करोगे तो पहले देगा 0 एम्पीयर, फिर होगा 0.1, फिर 0.2, 0.4, 0.5, 0.7 ऐसे बढ़ते जाए, फिर 1 एम्पीयर, फिर 2 एम्पीयर, फिर 3 एम्पीयर, फिर 4 एम्पीयर, फिर 5 एम्पीयर, ऐसे करंट अभी इंक्रीज करता है और यह इंक्रीज करते करते 10 एम्पीयर पे जाके कांस्टेंट हो जाए। तो जब तक इस करंट में चेंज होता रहेगा तब तक इस कॉइल में तब तक ईएमएफ पैदा होता रहता है। जब तक इस कॉइल में करंट आपका चेंज होता रहेगा तब तक यह कॉइल करंट के चेंज होने का अपोज करता है। किसका अपोज करता है? करंट के चेंज होने का यह कॉइल अपोज करता है। और कैसे अपोज करता है? कहता है यह कॉइल अपने आप स्वतः एक ईएमएफ डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? एक ईएमएफ डेवलप करता है जो कि इसके करंट के बढ़ने का या करंट के घटने का अपोज करता है। जब इसमें करंट हमारा इंक्रीजिंग होगा, करंट क्या होगा? जब करंट हमारा इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीज करते रहेगा तो ईएमएफ इस तरह से डेवलप करेगा। और जब तुम ये स्विच ऑन करोगे तो करंट क्या होगा? स्विच ऑन किए तो स्विच ऑन किए तो करंट क्या होगा? करंट इंक्रीज करेगा। तब स्विच ऑन किए, करंट इंक्रीज किया तो करंट जब इंक्रीज करेगा तब तक इसमें ईएमएफ डेवलप होगा। और वह ईएमएफ ये जो ऑलरेडी जो पहले से प्रेजेंट ईएमएफ है उस ईएमएफ का अपोज करता है। उस ईएमएफ का क्या करता है? अपोज करता है। और सेकेंड कंडीशन में देखो कि ये कॉइल है ना, ये सेम कॉइल है, करंट ऑलरेडी कांस्टेंट जा रहा है। उसके बाद क्या है? इसके स्विच को ऑफ कर दो। स्विच को जब तुम ऑफ करोगे तो जब स्विच ऑफ करोगे तो 10 एम्पीयर था पहले, तो 10 से 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 7 एम्पीयर, फिर 6 एम्पीयर, फिर 5 एम्पीयर, फिर 4 एम्पीयर, फिर 3 एम्पीयर, फिर 2 एम्पीयर, फिर 1 एम्पीयर, ऐसे करके 0 होगा। तब लास्ट में क्या होगा? 0 एम्पीयर। कहता है जब जब करंट इसमें डिक्रीज करेगा तब भी इसमें एक ईएमएफ डेवलप करेगा। तो तब कैसा ईएमएफ डेवलप करेगा? तो ईएमएफ जो कम हो रहा है उसका अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? इस तरह का ईएमएफ डेवलप करेगा। मतलब इस ईएमएफ का सपोर्ट करने के लिए वो ईएमएफ भी डेवलप करेगा। इसी को तो सेल्फ इंडक्शन किया जाता है। जब स्विच ऑन किए तो ईएमएफ जो डेवलप होगा वो इस तरह का, और जब स्विच ऑफ किए तो ईएमएफ इस तरह का डेवलप। और जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा, ये सेम कॉइल है ना, और करंट हमारा कुछ देर के बाद जब स्विच ऑन करोगे
आफ्टर सम टाइम, है ना, ये आई मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जैसे ही कांस्टेंट करंट होगा तो इसमें करंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो इसमें ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। कोई भी करंट इसमें यूज नहीं करेगा, यानी सेल्फ इंडक्शन का फेनोमेना नहीं होगा। किसका फेनोमेना नहीं होगा, सेल्फ इंडक्शन का फेनोमेना इसमें नहीं होगा। तो पहला बात ये बताए कि भाई व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। कहता है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ a coil by virtue of which it opposes any change in the strength of current। इस कॉइल के करंट में स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज अगर होता है तो उस करंट के अपोज ये करता है। क्या करता है, अपोज। कैसे अपोज करेगा, तो कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें खुद ब खुद पैदा करेगा। तो अगर करंट बढ़ेगा किस ईएमएफ का अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो कितना ईएमएफ डेवलप होगा कि जब मतलब अभी पढ़ोगे आगे माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, देखिए माइनस इसमें हो जाएगा, क्योंकि यह जो सेल डेवलप हुआ इस सेल का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसमें जो ईएमएफ अभी डेवलप होगा यह ईएमएफ एल इंटू डी आई बाई डी टी, देखिए ऐसा होगा। अब आया भाई सेल्फ इंडक्शन है किसको, सेल्फ इंडक्शन को बता दिया। अब दूसरा चीज को क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स जो जनरेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, करंट। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट। फाई इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट को कितना यूज करेंगे, एल इनटू क्या लिखेगा, आई। इसी एल को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। कौन सा इंडक्टेंस, इसका नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस के एसआई यूनिट हेनरी होगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, हेनरी। L is equals to pi divided by I। इसका डायमेंशन निकालोगे M/2 T minus 2 A minus 1, यह मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन। और करंट का डायमेंशन कितना लिखोगे, A। कितना लिखोगे, A। इसको अभी तुम सॉल्व करोगे तो इसका डायमेंशन फाइनली कितना लिखेंगे, उसको बताओ, M/2 T minus 2 A minus 2। यह डायमेंशन होगा किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का, या डायमेंशन का फार्मूला। इसका फार्मूला का डायमेंशन इसका ही है। सेल्फ इंडक्टेंस है क्या, तो कहता है कि यह एक प्रॉपर्टी है किसी कॉइल का, है ना, यह प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, तो करंट के बढ़ने का या करंट के घटने का, इस दोनों कंडीशन का यह अपोज करता है। इसी प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अब दूसरा बात इसमें क्या बोलता है कि सेल्फ इंडक्टेंस इन ए कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस इन ए कॉइल, इन ए कॉइल। अब देखो कितना सेल्फ इंडक्टेंस होगा, है ना, जिसको हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है ना, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट of self inductance, है ना। तो कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस होगा कितना, अब उसी को हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बड़ा एक सिंपल रूल है। क्या रूल है इसका, बहुत सिंपल रूल है कि देखो यह एक कॉइल है जिसका लेंथ, यह एक कॉइल है जिसका लेंथ L है, L। और इसमें लेंथ L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कॉइल बोलो या फिर सोलेनॉइड बोलो, I करंट, N number of turns per unit length, ठीक है। तो फिर हम लोग लिखते हैं कि ये भाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स
एक बात सोचो, यूनिट लेंथ में n टर्न, यानी यूनिट लेंथ में कितना टर्न? l टर्न। तो l लेंथ में कितना टर्न होगा? n into l, एक टोटल टर्न। फिर इसके आगे क्या लिखो? टोटल करंट। टोटल करंट कितना होगा? n l i। टोटल करंट कितना हो गया? n l i। फिर आओ कि I इक्वल्स टू, है ना, टोटल करंट तो हम लोग लिख दिया है, और टोटल एरिया लिखोगे तब कितना लिखोगे? टोटल एरिया इक्वल्स टू एन एल इंटू ए। ए का मतलब एरिया ऑफ पिस्टन, है ना, तो एन एल ए हो गया। तो इसको हम लोग एन एल इंटू क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर, है ना, ये टोटल एरिया हो। और फ्लक्स बराबर क्या लिखते हैं? B डॉट A। और मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फार्मूला कितना होता है? म्यू नॉट इनटू N I। और टोटल एरिया कितना लिखोगे? N L इनटू पाई आर स्क्वायर। ये हम लोग फ्लक्स निकाले, तो फ्लक्स का रियल फार्मूला कितना हो गया बताओ? म्यू नॉट N स्क्वायर L I बाय R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और फिर क्या करो? इसके बाद लिखो फाई इक्वल्स टू L इंटू I। फाई इक्वल्स टू L इंटू I, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 से फाई इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे? यानी फ्रॉम 1 and 2 से Li इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर L I by R स्क्वायर। I से I को कैंसिल करो, n इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू L इंटू by R स्क्वायर, है ना। और अगर इसके अंदर ये जो पॉइंट है, इसके अंदर अगर कोई मटेरियल डाल दिया जाए, है ना, कोई भी मटेरियल डाले, तो L बराबर म्यू n स्क्वायर L इंटू पाई आर स्क्वायर। और इस म्यू के जगह पे आप क्या लिखेंगे? म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू n स्क्वायर L इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हम तो कोई भी क्वाल में, यानी कोई भी मटेरियल स्क्वायर के अंदर डाल दिया जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला इतना। ठीक, अब फिर सोचिए म्यू आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है किसके लिए? तो फेरोमैग्नेटिक के लिए। किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1। म्यू आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है पैरामैग्नेटिक के लिए। देखिए म्यू आर का वैल्यू ये से 1 होता है डायमैग्नेटिक अब इसी से तो कैलकुलेट कर लो कि फेरोमैग्नेटिक का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, पारा का थोड़ा कम होगा, और डायमैग्नेटिक का पूरी तरह कम होगा। क्या होगा? पूरी तरह कम होगा, है ना, क्योंकि म्यू आर का वैल्यू बहुत कम है। तो ये पूरा टॉपिक तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस हुआ, जिसको हमको पढ़ाना था, वो सारा टॉपिक तुमको एक्सप्लेन करना। अगला टॉपिक, अगला कौन सा टॉपिक? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना। अब देखो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? बताइए, एक के कारण दूसरे में जो फ्लक्स पैदा होता है, जो कि फिनोमेना होता है, एक के कारण दूसरे में जो होता है उसको बोलते हैं लोग म्यूचुअल इंडक्शन। एक के कारण क्या होता है? दूसरे में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन, है कि नहीं? मतलब एक बार देखने के बाद मेरे ऊपर जो इफेक्ट होता है उसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, है ना। एक चीज हो गया सेल्फ इंडक्शन और दूसरा हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है?
देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, देखो एक कॉइल है ना, और इस कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट या वेरिएबल करंट को दे सकते, कौन सा करंट को देते, वेरिएबल करंट। और दूसरा कॉइल इसके बगल में हम लोग लगाए, दूसरा कॉइल इसके बगल में लगा है ना, इसमें क्या लगा है, एक गैल्वेनोमीटर लगा है। तो जैसे ही इस कॉइल में तुम करंट भेजोगे, इस कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। जिस कॉइल में डायरेक्टली करंट पास होता है उस कॉइल को लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं। जो बगल वाला कॉइल है जिसमें इसके कारण से करंट पैदा होता है, ऐसे कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। कौन सा कॉइल कहते हैं, तो ये सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। और ये क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। तो बोलता है कि जैसे ही इस कॉइल में तुम्हारा करंट बढ़ना या घटना स्टार्ट हुआ, तो ई वाला कॉइल इसके करंट के बढ़ने का या करंट के घटने का, इस दोनों कंडीशन में इसका अपोज करता है। इसी फेनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो अपोज कैसे करेगा, तो करंट का अपोज करंट बना के करता है। तो उसी तरह इसमें एक ईएमएफ पैदा करता है। क्या पैदा करता है, बगल वाले कॉइल में जो नेबर्स कॉइल है उस कॉइल में एक ईएमएफ को जनरेट कर लेता है, एक ईएमएफ को पैदा कर देता है। और इसी फेनोमेना को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। कौन सा इंडक्टेंस का टॉपिक ये, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में लिखोगे कि भाई इट इज द प्रॉपर्टी of two coils by virtue of which it opposes any change in the strength of coil, in the strength of current in one coil or primary coil by inducing EMF in secondary coil or other coil. ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें बोला कि देखो करंट किसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। इसमें इस कॉइल का क्या नाम बोले बताओ, प्राइमरी कॉइल। कौन सा कॉइल का किसका नाम, तो फ्लक्स जो है वो किस कॉइल में जनरेट हुआ, सेकेंडरी में, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसका, करंट इन द प्राइमरी कॉइल। और इस दोनों का प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं n, है ना। ये हो गया फ्लक्स जनरेट हुआ सेकेंडरी कॉइल में, किसके कारण, करंट इन प्राइमरी कॉइल के कारण। किसके कारण हुआ, करंट इन प्राइमरी कॉइल के कारण। और ये जो कांस्टेंट हुआ इसका नाम MSP बोलते हैं। M का मतलब हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द प्राइमरी कॉइल। यानी यहां पे है सिंपल M भी लिख देते हैं या फिर MSP लिख दिया। MSP का मतलब क्या लिखने का बताइए, क्या लिखिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल।
यूनिट हेनरी होगा, इसका डायमेंशन भी सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा। बात समझे नहीं? डायमेंशन वही होगा जो सेल्फ इंडक्टेंस का होता है। ठीक है, ठीक। तो अब इसका जो अगला जो टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू नॉन कोएक्सियल सोलेनॉइड। कोएक्सियल सोलेनॉइड। अब हम इसमें क्या किया था? टू सोलेनॉइड, टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। ठीक, इसमें क्या है भाई? देखिए, दो सोलेनॉइड है, दोनों कोएक्सियल सोलेनॉइड। इसके अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर एक दूसरा सोलेनॉइड है, मतलब एक कॉइल के अंदर दूसरा कॉइल। इसी में ना ये एक कॉइल, दूसरा कॉइल ये है। अब देखिए, ये एक्सिस, और ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस मान लेते हैं, इसका रेडियस R1 है। इधर वाले का रेडियस कितना है? इधर वाले का रेडियस कितना होगा? R2। इसमें करंट कितना डालें? I1। ठीक, I1 करंट हम लोग डाल रहे हैं। इसका टोटल लेंथ है, ये इसका टोटल लेंथ है। ठीक, उसके बाद ये कॉइल है S1, आई वाला कॉइल नंबर 1 लेंथ I1 क्या है? करंट इन कॉइल S1। N1 number of turns per unit length in S1, N2 number of turns per unit length in S2, R1 radius of solenoid S1, R2 radius of solenoid S2। एक और बात सुनो, सबसे पहला बात ये करो कि किस कॉइल में करंट गया, जिस कॉइल में करंट गया उसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, है कि नहीं? द करंट when I1 passes through S1, S1 में कितना करंट है? I1। तो मैग्नेटिक
समय में ही होगा, इसलिए इसको हम लोग V1 लिख लेते हैं। V1 इक्वल्स टू क्या लिखेगा, ये म्यू नॉट N1 I1 नहीं। एरिया आपको किसका लेना है, A2, मतलब दूसरे वाले का एरिया लेना है। एरिया सेकेंड वाले का आप लीजिएगा तो एरिया वाला का क्या लिखेगा, N2 L into pi R2 का स्क्वायर, ये दूसरे का एरिया लेते हैं। ठीक, तो फ्लक्स कितना होगा, सो तो फ्लक्स phi इक्वल्स टू क्या लिखेगा बताओ, V1 into V1 into V1 की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ, म्यू नॉट N1 I1, A2 की जगह पे क्या लिखोगे, N2 L pi R2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, ये फ्लक्स किसमें जनरेट हुआ, करंट किसमें गई है, S1 में, मैग्नेटिक फील्ड किसमें प्रोड्यूस हुआ है, S1 में, एरिया किसका यूज हुआ है, S2 का, फ्लक्स किसमें जनरेट हुआ, 2 में, किसके कारण, 1 के कारण। फ्लक्स किसमें जनरेट हुआ, 2 में, किसके कारण, 1 के कारण, तो 1 के कारण हो गया। तो एक बात बताओ, तो इसमें भी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, लेकिन किसमें होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, 2 में, किसके कारण होगा, 1 के कारण। करंट इसमें कितना भेजे हो, I1 से I1 कैंसिल, और जो फाइनल रिजल्ट हुआ उसको लिख दो, कितना लिखोगे फाइनल रिजल्ट, देखिए यही म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। ठीक, इसमें क्या किए, सेकेंड स्टेप में क्या किए हम लोग, व्हेन I2 is current in S2, तो देखिए अब करंट किसमें जा रहा है बताओ, I2, देखो पहले इसमें I1 करंट गया, ये हो गया, इसका कहानी खत्म, इससे सारा चीज हम लोग निकाल के रख दिया। अब क्या किया, ये अब इसको छोड़ दिए, और अब इसमें करंट हम लोग भेज रहे हैं, कितना करंट भेज रहे हैं, I2, कितना करंट भेज रहे हो, I2। तो जब I2 करंट गया S2 में, तो मैग्नेटिक फील्ड में इसी का यूज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखोगे, तो म्यू नॉट N2 है ना, म्यू नॉट N2, और क्या लिखेगा बताइए, I2। जो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर 4 में इसको हमने राइट किया था, इसको लेना है। एरिया किसका लेना है, एरिया हमको लेना है 1 का, लेकिन वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0, तो इधर वाला जितना पार्ट है इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जितना अभी हम लोग इसको ब्लैक कर रहे हैं, इस सब में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो इसका कितना एरिया इसमें कोइंसाइड कर रहा है, बस उतना ही एरिया में फ्लक्स होगा, जितना एरिया इसमें कोइंसाइड कर रहा है बस उतने एरिया में फ्लक्स जनरेट होगा, अदरवाइज फ्लक्स इसमें जनरेट नहीं होगा। तब क्या करोगे, एरिया में क्या लिया, क्या यूज करोगे पता है, एरिया यूज करोगे N1, लेकिन pi R2 का स्क्वायर यूज करोगे, अंतर वाले का एरिया यूज करते है ना, बड़ा वाला अगर तुम ले रहे हो इसका मतलब इसमें पूरा एरिया ले रहे हो, लेकिन कहता क्या है कि जब करंट आपका इसमें जा रहा है तो सिर्फ ये जो लाल वाला है इतने सा एरिया कंसीडर करेगा, बाकी एरिया कंसीडर नहीं करना है, तभी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0, तो जितना एरिया ये रेड वाला जो कवर करेगा बस उतना ही एरिया आपको यूज करना है। तो कितना एरिया यूज करेंगे, N1 pi R2 का स्क्वायर। अब फिर इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ, बोलो फ्लक्स किसमें जनरेट हुआ, करंट किसमें गया 2 में, मैग्नेटिक फील्ड किसमें हुआ 2 में, फ्लक्स किसमें जनरेट होगा 1 में, किसके कारण 2 के कारण। तो फ्लक्स बराबर फार्मूला होता है B2A1। अब B2 का जगह पे क्या यूज करोगे, म्यू नॉट N2 I2, एरिया के जगह पे N1 pi R2 का स्क्वायर। अब फ्लक्स के लिए क्या यूज करोगे M12, और यहाँ पे I2 से I2 कैंसिल कर दो, M12 is equals to म्यू नॉट N1 N2 pi R2 का स्क्वायर। देखिए दोनों
जो M12 है और जो M21 है दोनों आपस में इक्वल है। M21 इक्वल्स टू M12, यानी जितना म्यूचुअल इंटरफेरेंस 1 के कारण 2 में होता है उतना ही 2 के कारण 1 में भी होता है। और जब कंफ्यूज करने लगना तो याद रखना इसमें N1 N2 है ना, तो इसमें भी N1 N2 हो है नहीं। बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी स्टेप पे जाते हैं कि एरिया किसका ले। तब तुम एक बात याद रखना कि यहाँ पे N2 तो है ही, अगर वो सेम होगा तो इसका मतलब N2 है तो क्या चाहिए हमको N1 चाहिए, तो N1 यूज करना। एरिया में देखो उसमें पहले वाले में क्या है R2 का स्क्वायर, इसलिए इसमें भी R2 का स्क्वायर यूज करना, बस इससे ज्यादा कोई दिमाग नहीं है। ठीक, अब इस सब टॉपिक को हटाओ और अंतिम और तेज में जरा सा तेज में तुमको रिवाइज क्या करा देते हैं, ट्रांसफार्मर तेज में पास में तो खाली इसका रिवाइज करा देते। ट्रांसफार्मर क्या है तो बोलता है एक डिवाइस है जो क्या करता है, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट इनटू लो वोल्टेज हाई करंट एंड वाइस वर्सा। मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, यही ट्रांसफार्मर का काम है। ठीक, तो अब क्या हुआ कि भाई ट्रांसफार्मर कौन सा थ्योरी पे वर्क करता है, तो कहता है इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। कौन सा इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अब बोलता है सर म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, कहता है कि देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है जो सुनिए, कहता है ये ट्रांसफार्मर का कोर ले लो, इस कोर में कॉइल को लगा दिया, इस कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट को जोड़ो। कौन सा करंट को जोड़े, और दूसरा वाला कॉइल में है नहीं आउटपुट को जोड़े। आउटपुट का मतलब जो ट्रांसफार्मर से निकल रहा है वोल्टेज, इसको क्या बनेगा प्राइमरी, और इसको आप क्या बोलिएगा सेकेंडरी। सुनिएगा, तो अब क्या होगा कि इस कॉइल में जैसे ही तुम करंट भेजोगे ना तो ऑलरेडी अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग करंट तो ऐसा चलता है, तो हमेशा करंट चेंज हो रहा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा, तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें क्या होगा, इस कॉइल में करंट का चेंज हुआ, इस कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना होगा, जिसकी वजह से इस कॉइल में ईएमएफ डेवलप कर जाता है और वही ईएमएफ बाहर चला जाता है। ठीक, अब बोलते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन में क्या कहता है कि इसमें दो तरह का दोनों कॉपर का वायर है ना, एक जो मेन से कनेक्टेड है ना, उसको राउंड किया हुआ, उंड किया हुआ है, उंड का मतलब लपेटा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे पूरा लपेटा हुआ है, और इसके ऊपर भी लपेटा हुआ है। एक जिसको मेन करंट से कनेक्ट कर दिया उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जो दूसरे साइड है उस उधर वाले को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि जब स्ट्रेंथ ऑफ करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल चेंजेस ड्यू टू व्हिच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, है ना, यही फेनोमेना तो म्यूचुअल इंडक्शन है। अब इसमें है क्या तो बोलता है इसमें क्या है, तो भाई इसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में कितना है, तो एनपी है। व्हाट इज एनपी, number of turns in the primary coil. What is NS, number of turns in the secondary coil. What is IP, current in the primary coil. What is IS, current in the secondary coil. ठीक, अब जब दो इतना चीज तो कर ली थी, अब देखो कि EMF पहले आओ, E is equals to फैराडे के लॉ से E is equals to कौन सा फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, d∅dt। अगर n टर्म है तो माइनस n इंटू d∅dt, ऐसा लिखते हैं। अब फिर हम लोग लिख रहे हैं अगर यह EP है, यहाँ पे क्या लिखोगे NP, और अगर यहाँ पे ES है तो क्या लिखोगे NS, और क्या लिखोगे बताओ d∅dt। अब क्या करो, यहाँ
दोनों को इक्वेट करो। कैसे इक्वेट करोगे? कैसे इक्वेट करोगे? EP by AP is equals to E5 by DT minus उसी तरह ES by NS is equals to E5 by DT from 1 and 2 से 1 और 2 से क्या लिखोगे? EP by NP is equals to ES by NS। जरा और सॉल्व करो। EP ES by EP is equals to NS by NP। इसी को हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो कर। What is transfer ratio? The number of turns in the secondary coil divided by number of turns in the primary coil, इसी के रेशियो को ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं, है ना? अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, कौन सा ट्रांसफार्मर है? आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल है तो पावर इन प्राइमरी कॉइल, पावर इन प्राइमरी कॉइल is equals to power in secondary coil, power in secondary coil। तो प्राइमरी कॉइल में कितना पावर होता है? तो पावर का फॉर्मूला V into I होता है ना? यहाँ भी तो ये कुछ प्राइमरी तो VP into IP होता है, सेकेंडरी VS into IS होता है। अब क्या लिखोगे? IP by IS is equals to VS by VP। फिर क्या लिखेंगे? VS by VP, जो पोटेंशियल है वही इन्वर्ट में बदल जाता है। तो VS by VP is equals to ES by VP is equals to IP by IS is equals to NS by NP। और इस पूरे को हम लोग किएगा, यही तो पूरा ट्रांसफार्मर का सारा बोल सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर में क्या क्या होगा? सो होगा तो लॉस ऑफ एनर्जी का कारण क्या है? तो चार को लॉस का कारण है। पहला क्या? आयरन लॉस, कॉपर लॉस, फ्लक्स लॉस और स्ट्रेसेस, यही चार को लॉस का कारण है। तो सबसे पहले आया भाई आयरन लॉस। कहता क्या है? यह जो कॉइल है ये किसका बना हुआ है? सबसे पहले कॉपर लॉस। तो ये कॉइल किसका बना हुआ है? कॉपर का। तो कॉपर का बना हुआ है, कॉपर में नंबर ऑफ टर्न्स है, तो जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट जनरेट करेगा, यानी इक्वल्स टू I स्क्वायर IP से हीट जनरेट करेगा। तो जितना ज्यादा हीट जनरेट करेगा उतना ज्यादा क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा। तो अब कहता है कि रेजिस्टेंस कौन चीज पे डिपेंड करता है? रो L by A। तो रेजिस्टेंस कम हो सकता है अगर एरिया ज्यादा हो, तो इसीलिए क्या करता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना थिक वायर होगा, जितना मोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो इसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए मोटा वायर का यूज करते हैं, जिससे एनर्जी का लॉस कम होगा। दूसरा लॉस क्या है बताओ? सेकेंड लॉस क्या है? फ्लक्स लॉस। अब फ्लक्स देखो, फ्लक्स यहाँ के कारण यहाँ जनरेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंचने में फ्लक्स में कुछ लॉस हुआ ना। कहता है ये जो लॉस हो रहा है, ये तो लॉस हो रहा है मेरा, जो भी एनर्जी है इसकी प्राइमरी है, यहाँ से पहुंचा यहाँ तक पहुंचते लॉस हो गया। तो बोलता है जो लॉस हुआ इसको मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज करते हैं? कहता है इसको मिनिमाइज कर सकते हो कि इस तरह का एक कॉइल बना है ना, ऐसा आई शेप का कॉइल है कि नहीं? आई शेप का एक जो कॉइल बना दिया, इसी कॉइल पे एक साइड से इधर सेकेंडरी कॉइल बना दिया है कि नहीं, और दूसरे साइड से इस पे ऐसे करके प्राइमरी कॉइल को जोड़ के ला, एक साइड प्राइमरी कॉइल हो गया, दूसरे साइड सेकेंडरी कॉइल। तो सेमे कॉइल पे दोनों कॉइल लपेट है कि नहीं? सेमे कॉइल पे क्या किए? दोनों में से दोनों कॉइल लपेट दिए, जिससे हमारा फ्लक्स का लॉस कम हो गया। अब तीसरा लॉस क्या? आयरन लॉस।
आयरन लॉस में क्या लिखा है? आयरन लॉस जल्दी बोलो। अच्छा हाँ, आयरन लॉस में क्या हुआ कि ईडी करंट का जनरेशन होता है, यानी इधर से जो जा रहा है इसमें ईडी करंट पे जनरेट होता है। ईडी करंट के जनरेट होने के कारण एनर्जी का लॉस होता है। तो कहता है इसमें ईडी करंट नहीं हो, इसके लिए क्या करते हैं? लेमिनेटेड आयरन कोर का यूज करते हैं, है कि नहीं? मतलब आयरन कोर के ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हो, एक ऐसा कवर हो, प्लास्टिक लगाओगे तो जल जाए, तो एक ऐसा कवर हो जो लेमिनेशन का काम करे, तो उससे लॉस का कम हो जाता है। और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस में क्या होता है कि जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है, जब तक करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जब करंट खत्म हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाता है। वही कहता है कि जो है ना मैग्नेटिक फील्ड आएगा फिर जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म लो जिसका हिस्टैरिसीस लॉस कम हो, मैग्नेट आया तो रह गया। अब बोलता हुआ एक ही को मटेरियल, और उस मटेरियल का नाम है आयरन। उस मटेरियल का नाम क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। कौन सा आयरन कोर? सॉफ्ट आयरन कोर। वो सॉफ्ट आयरन कोर के कारण इसमें लॉस क्या होगा कि एक बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है तो कभी जाता नहीं है ना। ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर का अंतिम थ्योरी है। एसी जनरेटर